सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का वन शॉट। और बहुत बढ़िया वाली बेस्ट वाली रिवीजन करेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा आपको इस वन शॉट को देख के, क्योंकि जो भी हम वन शॉट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल डीप में जाके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपको जो भी टॉपिक मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल डीप में जाके समझा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि वन शॉट है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा दिया, ऐसा नहीं है। वो दूसरे चैनल्स पे मिलेगा, इस चैनल पे आपको हर एक चीज जेन्युइन मिलेगी, चाहे आपको कलर्ड हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे वो आपके वन शॉट की वीडियोस हो। मतलब आपको वो कहता है ना, खिलौना दे के सिर्फ शांत नहीं किया जाता बच्चों को, हाँ कि बस ऊपर ऊपर से वन शॉट करवा दिया वो बहुत है, ऐसा नहीं है। पूरा डीप में जाके मैं आपको वन शॉट करवा रहा हूँ भाई। बट आपको एक काम करना है, जो भी वन शॉट आप देखो उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, कंसंट्रेट होकर देखो। उसके बाद आपका कोई भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे आपका एनसीईआरटी का हो, प्रीवियस ईयर का हो, एग्जाम्पलर का हो, वो सारे आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बट कंडीशन रहेगी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की ढेर सारी वीडियो जो है चैनल पर आती रहती है। चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म से। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म क्या होता है देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे द property of an object by virtue of which it attract small pieces of iron, cobalt एंड निकल। ठीक है, तो भाई ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? ऑब्जेक्ट की, जिसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्मॉल पीस आयरन, कोबाल्ट एंड निकल के उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, टुवर्ड इट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब सुनिए ध्यान से भी, जो चीज करती है अट्रैक्ट, मतलब ये जो चीज, ये कौन करता है? ये काम करता कौन है? ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी हुआ मैग्नेटिज्म, करता कौन है? ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ मैग्नेट। क्या हुआ? ये मैग्नेट हुआ। हालांकि इस चैप्टर में से बहुत सारा सिलेबस जो है भाई वो कट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मैग्नेट की। और प्योरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं भाई, प्योरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो मैग्नेट की अगर हम बात करें, मैग्नेट हमारे पास दो तरह के हैं। कितनी तरह के हैं? दो तरह के। नेचर के हिसाब से हम डिफरेंट इनको डिवाइड कर रहे हैं कि ये किस तरह से पाए जाते हैं। जैसे एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट। सुने भाई आप ध्यान से कि आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में क्या फर्क है। नेचुरल मैग्नेट वही होंगे जो नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बने बनाए हमें मिलते हैं, वो होते हैं नेचुरल मैग्नेट। तो ये होता क्या है? नेचुरल मैग्नेट is an ore of iron. A natural magnet is an ore of iron which attract small pieces of iron, cobalt and nickel. यही काम कौन करेगा? यही काम ये करेगा। बट इसमें फर्क क्या होगा? ये आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? ए मैग्नेट विच इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, इसको इधर लिखते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसा होता है भाई? आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसा होता है देखिए, ए मैग्नेट विच इज प्रिपेयर्ड artificially is called as artificial मैग्नेट। इनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट बोला जाता है भैया। ठीक है, समझिए इसको ध्यान से। क्या बोला? नेचुरल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये और होते हैं किसका? आयरन का, जो अट्रैक्ट करना काम करता है किसको? आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल की।
a magnet which is prepared artificially is called as artificial magnet. एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, बार मैग्नेट, क्या होता है हमारे पास, बार मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल भी होता है, वो भी तो एक मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल भैया, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर ली हमने, और साथ में हमने बात कर ली मैग्नेट के बारे में। दो तरह के ये होते हैं, कौन कौन से, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं, फटाफट करिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पढ़ते हैं इससे आगे। तो देखिए, ये चीज हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो चीज आती है भाई, इसमें हम बात करेंगे कि जो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इसमें हमने बात करी है कि बार मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिक नीडल्स होती है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा भाई बार मैग्नेट के ऊपर। तो इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम कि बार मैग्नेट क्या होता है। देखिए, और बड़े अच्छे ढंग से भी, मैंने पहले बोला बहुत अच्छे ढंग से मैं इस चैप्टर को करवाने वाला हूँ और डीप में जाके हम इसे करने वाले हैं। तो देखिए, जो बार मैग्नेट होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। ये नॉर्थ और ये साउथ होता है। बुक में आपको कैसे मिलेगा, ये डार्क पोर्शन मिलेगा। ये कैसा पोर्शन मिलेगा, ये डार्क पोर्शन मिलेगा। ये जो एन है और एस है, ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है। ये क्या भाई, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। ये क्या है, साउथ पोल है। मतलब कहने का ये पोल क्या चीज है, इन पोल पे ही हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। एक चीज मैं रफली आपको बता दूं कि साउथ में फील्ड जो होता है एंटर करता है, और नॉर्थ से जो है फील्ड आउट होता है। देखिए, यहां से निकला ऐसे, ऐसे होता है। तो मतलब जो फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो पोल्स पे ज्यादा होती है। फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो पोल्स पे ज्यादा होती है। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो एक पोल होता है उसकी स्ट्रेंथ को हम लिखेंगे एम से, ये भी जो पोल है इसकी स्ट्रेंथ को लिखेंगे हम एम से। इन दोनों के बीच में हम एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। मेंटेन मतलब सोच लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, जो कि हम इस तरह से मानते हैं। मतलब ये पूरा डिस्टेंस जो आपके पास 2L होगा, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई है कि मैग्नेट क्या होता है, और ये दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, और साथ में बार मैग्नेट जिसके साथ हमने डील करनी है वो चीज हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की जो बहुत जरूरी हैं। तो उसका नाम है सम बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म, सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। चलिए, ये जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर करते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है भैया वो आता है हमारे पास सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। कि मैग्नेटिज्म की कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको आनी बहुत जरूरी है। मैग्नेटिज्म की कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको आनी जरूरी है। रुकिए, मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है वो ओपन कर दूं जी। आप इसको मैग्नेटिज्म की जो हम बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसको कुछ ना कुछ ये आपकी प्रॉपर्टी से भी मैच करेंगे, ठीक है। देखिए, सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। पहला बेसिक क्या है, मतलब कुछ चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, कुछ चीजें आपको पहले से जूम कर लेनी है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले भी द अर्थ इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। द अर्थ इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह होता है अर्थ, मतलब बिहेव करता है। अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट भी आप बोल सकते हो। मतलब पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये सोचा गया है, ये माना गया है कि जो अर्थ है, मान लीजिए ये इसका एक्सिस है, जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, जिसको हम अर्थ मैग्नेटिज्म में बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। इसके अंदर एक मैग्नेट पड़ा है इस तरह से, और ये बहुत बड़ा मैग्नेट है, क्योंकि अर्थ जो है हमारी साइड में कितनी है, बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए ये किस तरह से काम करता है, ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करता है। इसको पूरा हम प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर, अभी सिर्फ बेसिक है। सेकंड इन्होंने बोला है when a bar magnet suspended freely
it points in north and south direction, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, बार मैग्नेट को जब हम करते हैं, सस्पेंड करते हैं उसको फ्रीली, मतलब किसी धागे से बीच में से बांध के उसको लटका देते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसको हमने इस तरह से बांध दिया, इसे लटका दिया। तो ये जो नॉर्थ होगा अर्थ के नॉर्थ में ही रुकता भी आके, और जो साउथ होगा वो साउथ में रुकता आके। ठीक है, तो ये होता है इसकी प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। थर्ड आते हैं, थर्ड इन्होंने दी हुई है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, जैसे चार्जेस में होता था, तो यहाँ पे भी वही है कि क्या, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लाइक पोल क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेम चीज है। ठीक है, और ये नेगेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट। सेम केस इनमें है कि अगर आप लेके आए ये एक बार मैग्नेट जिसका ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और इसके पास ये दूसरा मैग्नेट ले आए, ये साउथ, ये नॉर्थ, तो ये पोल सेम हो गए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर भेजेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट जो है भाई, वो है कि जो पोल होते हैं बार मैग्नेट के, जैसे ये देखिए, ये है आपका नॉर्थ और ये है साउथ, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसको हम एक आइसोलेट सिस्टम नहीं बना सकते कि जिसमें सिर्फ एक ही पोल हो, वो चाहे एन का हो चाहे साउथ हो। मतलब अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो आपको एक नया मैग्नेट मिलेगा इस तरह से, जिसका ये साउथ और ये नॉर्थ तो पहले से ही है, तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, बट ये वीक स्ट्रेंथ के होंगे। कैसी स्ट्रेंथ के होंगे, वीक स्ट्रेंथ के होंगे भैया आपके पास। ठीक है, आई थिंक ये सारी बेसिक चीज जो है मैग्नेटिज्म की आपको समझ में आ गई होगी। क्या चीजें चाहिए, डार्ट इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट, व्हेन ए बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली इट पॉइंट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, और हम जो बार मैग्नेट को जो ब्रेक करेंगे तो उसके पोल्स जो है वो भाई आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब मोनोपोल्स जो है वो नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, फर्दर एक मैग्नेट बन जाएगा जिसकी स्ट्रेंथ होगी वीक होगी। ठीक है, तो ये थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट। और साथ में भी ये चीज कि जो मैग्नेट होते हैं वो आयरन एलॉय के बने होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेसिक में। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर चलेंगे उसकी प्रॉपर्टी पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी उसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कई बुक में या फिर जो रेफरेंस बुक होती है उनमें क्या मिलेगा आपको, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मिलेगा आपको। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखिए जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी होते हैं, वैसे ही इनको लिखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी कर्व होती हैं। टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives the direction of magnetic field at that point। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इमेजिनरी होती है कर्व,
और इनके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको क्या मिल जाता है, जहां पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे तो उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी के थ्रू आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है उसे करते हैं। अभी हमने एक बार मैग्नेट किया था, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये रहा आपके पास ये नॉर्थ और ये साउथ। अभी यहाँ पे देखिए मैं क्या बना रहा हूँ कि यहां से फील्ड निकलता है, बाहर होता है, यहां से फील्ड एंटर होता है। इसी तरह से आपके पास यहां से फील्ड निकल के यहां जाएगा, इसी तरह से एक और यहां से निकल के ऐसे जाएगा, इसी तरह से और भी पॉइंट्स जो है यहां से निकलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये ऐसे हो गया यहाँ पे, और इधर यहाँ पे ऐसे हो गया, और ये ऐसे। किसी को भी आपने टच नहीं करना है यहाँ पे, एक दूसरी लाइंस को क्या अभी टच नहीं करवाना है इसको, ऐसे। ठीक है, तो यहां से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और साउथ में क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। इस तरह से साउथ पोल में क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। और साथ में यहाँ पे ये अंदर की तरफ साउथ से कैसे चलती है, नॉर्थ की तरफ चलती है। कैसे चलती है, नॉर्थ की तरफ चलती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां से मिल गई आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप या कंटिन्यूअस कर्व आप बोल सकते हो। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्या बनाती है अभी, क्लोज लूप बनाती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे ट्रेवल फ्रॉम outside the magnet they travel from north to south। कहां से कहां ट्रेवल करते हैं बाहर में, ये नॉर्थ से साउथ, बट आउट इनसाइड द मैग्नेट they travel from south to north। पहली प्रॉपर्टी, सेकंड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी की है वो क्या है आपके पास, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives the direction of magnetic field at that point। ठीक है, क्या बोल रही है, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो ऐसे जा रही है, तो हम यहाँ पे कहीं पे भी मान लीजिए हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नोट करने हैं, तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए इस तरह से, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, ये डायरेक्शन है किसकी, बी की, एट दैट पॉइंट। तो ये हुआ आपके पास तीन प्रॉपर्टी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। और भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, फटाफट करिए जल्दी से। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। चलिए, the magnetic field lines do not intersect each other। ठीक है, do not intersect each other, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखिए जैसे कि हमने अभी क्या बनाया, यहाँ पे एक लाइन बनाई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और दूसरी लाइन बनाई हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ इस पॉइंट पे हम पहले इस लाइन के लिए, जो फर्स्ट वाली लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
सॉरी, ये फर्स्ट वाली लाइन, ये सेकंड वाली लाइन। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे, जो पॉइंट ऑफ पी इंटरसेक्शन है जिसको हम नाम दे रहे हैं पी, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मुझे टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो गया, फिर यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे ड्रॉ हो गया। तो मतलब आपको एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन मिल रही हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यही चीज हमने किसमें पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी। वहां पे क्या था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गो टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है भैया प्रॉपर्टीज आपकी लगभग सारी हो गई हैं, सारी मैंने बता दी है, आउटसाइड बता दी है। हाँ, तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। भाई नेक्स्ट चलते हैं एक छोटी सी चीज और, कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैग्नेटिक डाइपोल करते हैं, और फिर करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और फिर करेंगे सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट जो है भैया हमारे पास है मैग्नेटिक, चेक कर लेते हैं एक बार, मैग्नेटिक डाइपोल है। तो समझिए भाई इसको क्या है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू स्ट्रेंथ पोल। ठीक है, दो स्ट्रेंथ होंगी, किसकी, पोल्स की। ठीक है, जैसे कि ये एक बार मैग्नेट है हमारे पास, जिसका ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो इसकी जो पोल की स्ट्रेंथ है वो है m, इस पोल की जो स्ट्रेंथ है वो है m। इन दोनों को किसी डिस्टेंस 2l से हमने सेपरेट किया हुआ है, इन दोनों को किसी डिस्टेंस 2l से हमने क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। तो इसे बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसा कि हमने किया था किसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जिसमें क्या था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये है आपके पास O। तो यहाँ पे भी क्या था, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे भी क्या है, इट इज ए सिस्टम ऑफ आइदर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, आइदर पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, आइदर पोल स्ट्रेंथ, इस तरह से आप ये बोल सकते हो। या आइदर मत बोलिए, वो आइदर में तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अच्छा रहेगा, वो आइदर आप नहीं बोल सकते, आप इसको सिस्टम बोल सकते हो पोल स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ separated by मैग्नेटिक लेंथ, सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ यहाँ पे कौन है, 2l है भैया, कौन है, 2l है। तो ये हुआ मैग्नेटिक डाइपोल। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट बोल सकते हैं। चलिए इसको करते हैं, फिर आगे करेंगे। नेक्स्ट है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। अब है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या फिर इसको मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं कई बुक्स में, मैग्नेटिक मूवमेंट के नाम से भी आता है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट के नाम से भी आता है। ठीक है, चलिए तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किया था, P वो क्या था, Q इंटू 2A था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ। अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ का ये क्या है भाई, प्रोडक्ट है। इनको शो किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M वेक्टर। its direction from south to north।
जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है। देखिए जैसे हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है जिसमें ये पोल स्ट्रेंथ है m, ये पोल स्ट्रेंथ है m, इनके बीच में सेंटर है यहाँ पे, तो ये इसकी लेंथ है कितनी 12, जिसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट होगी जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, जैसे वहां था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती थी। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो आपको बहुत जरूरी है आने के लिए, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट। बट उससे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे करते हैं फटाफट। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट। तो इसमें हम एक सोलेनोइड को, जो एक करंट कैरिंग सोलेनोइड होगा, उसको शो करेंगे कि ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट, एज ए बार मैग्नेट। तो यहां पे पहले हम एक सोलेनोइड ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहां पे लिया एक सोलेनोइड, ठीक है। ये क्या है, एक सोलेनोइड है हमारा, जिसका ये है सेंटर, मतलब सेंटर ये है एक्सिस। इस एक्सिस पे हमें किसी भी पॉइंट पर, इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट P पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, और वो जो वैल्यू आई तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो वैल्यू बार मैग्नेट के साथ, मतलब बार मैग्नेट की वजह से जो फील्ड होता है उसके एक्सप्रेशन के साथ मैच करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सोलेनोइड लिया जिसका रेडियस कितना है, a है, जिसका रेडियस कितना है भाई, a है, स्मॉल a। ठीक है, ये इसका सेंटर है, और यहां से यहां तक ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस है r, स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये सोलेनोइड के एक्सिस पर, एक्सिस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से मतलब जो बार मैग्नेट का एक्सिस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो अगर इसके साथ सेम हुआ तो मतलब समझ जाना कि सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, लिख रहे हैं कि n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये क्या है, पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेंथ एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, एक लेंथ एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं जो कि इतना सा है, छोटा सा लेंथ एलिमेंट। ये क्या है, एक लेंथ एलिमेंट है जिसकी जो लेंथ आप बोल सकते हो वो कितनी है, वो dx है। कितनी है, dx है। और ये यहां से इसके सेंटर से लेके यहां तक कितना है, x है। कितना है, x है। कितना है भैया, x है। अब एक चीज देखिए, ये है कितना x, ये है कितना, ये कितना r है। अब हम क्या करेंगे कि भाई इस लेंथ एलिमेंट की वजह से यहां तक हम क्या निकाल देंगे, फील्ड निकाल देंगे। ठीक है, एक बार मैं डायग्राम चेक कर लूं कि ओके है सब। सब ओके, सिर्फ करंट की डायरेक्शन शो करनी है। ये जो डॉटेड है ये मतलब पिछली वाली साइड में ये, ठीक है, इस तरह से भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली चीज कितनी रह जाएगी, आगे डिस्टेंस कितना रह जाएगा, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, पूरा है r, उसमें से x चला गया तो r माइनस एक्स रह जाएगा, r माइनस एक्स रह जाएगा। अब करते हैं हम एक चीज जिसको रिवाइज करेंगे। इस तरह का हमने एक फॉर्मूला किया था, एक्सप्रेशन किया था कि सर्कल करंट कैरिंग एक लूप था, उसकी वजह से उसके एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो चीज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए सोलेनोइड किससे बने हैं, छोटे छोटे सर्कल से बने हैं, और छोटा छोटा जो सर्कल होता है वो करंट कैरिंग है और वो एज ए मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करते हैं। वो चीज हमने अपने चैप्टर नंबर 4 के वन शॉट में पढ़ ली है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे आया था उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे एट पॉइंट P, तो लिखते थे कैसे भाई, dB। वहां पे क्या फॉर्मूला आया था कि जो यहाँ पे रेडियस था वो ऊपर आया था, कैसे, म्यू नॉट I A स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, अपॉन क्या लिखते थे हम, 2, और यहाँ पे आ जाता था क्या,
डिस्टेंस, तो बाय-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, जिस पॉइंट से हमें निकालना हो, जहां तक जाना हो, उसका उतना डिस्टेंस ले लेते थे हम। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे r माइनस एक्स का स्क्वायर, r माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी उस फॉर्मूले में यहाँ पे 3/2 था, उस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या था 3/2। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं की, किस लेंथ एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे लिखेंगे, कैपिटल एन, कैसे लिखते हैं स्मॉल एन, और साथ में उसकी लेंथ, तो लेंथ कितनी है एन डी, साथ आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होते थे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एन डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। कब, कैसे लिखा है, जिसने चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से देख लिया उसको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये फॉर्मूला मिला होगा। तो एक बार फॉर्मूला मैच कर लेते हैं, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2 आर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये चीज हम लिखना भूल गए, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें लिखना होता था इस तरह से पॉइंट ऐसे, तो वो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, इस तरह से इसको लिखना था, r माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर 3/2, ए का स्क्वायर 3/2। अब मैच करते हैं, r माइनस एक्स अपॉन सॉरी r माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर 3/2। हाँ जी, अब ओके, क्या था वो, देखिए यहाँ पे हमने अगर इसको a लिया और ये हुआ x, तो इसको ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना हमें, तो ये x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से लिखते थे। ठीक है, तो उसी तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। तो ये हुआ भाई, अभी तक मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हम सोच रहे हैं। अगर मान लो P बहुत दूर है, ठीक है, अगर जो P है वो बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूरी पे लाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि जो R है वो बहुत बड़ा हो गया किससे, X से, ये पॉइंट छोटा हो जाएगा अगर ये दूर हो जाए। ठीक है, और R जो है वो बड़ा हो गया किससे, रेडियस से भी, रेडियस से भी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसको लिखेंगे dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, यहाँ पे हो गया क्या एन डी एक्स, और नीचे आ गया क्या 2, और इसमें से आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे, इसको कर दोगे। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर आना था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2r³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2r³। चेक कर लेते फिर से भाई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2r³ हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे, पहले इसको एक बार नोट कर लो आप फटाफट। चल, तो इसमें देखिए अभी जो फॉर्मूला आपको मिला है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2r³, ये सिर्फ किस एलिमेंट के लिए आपको मिला, या आपको सिर्फ इतनी लेंथ एलिमेंट के लिए मिला भाई, ये dx के लिए। अगर हमें पूरे का निकालना हो तो पूरे के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आफ्टर इंटीग्रेशन मतलब आप db क्या बन जाएगा, देखिए आप db इसकी इंटीग्रेशन करो, इधर भी और इधर भी, तो ये db हो जाएगा b, और उधर रह जाएगा आपके पास क्या, इंटीग्रेशन कहां से कहां है ये, सॉरी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स बाय 2r³ हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट लगानी पड़ेगी, कहां से कहां जाते हैं, देखिए हमने लेंथ बताई थी, ये इसको एज ए मैग्नेट की तरह मान रहे हैं बाहर, तो उसकी लेंथ कितनी होती थी, सेंटर से इधर ये l, इधर l होती थी, मतलब टोटल कितनी है ये 2l। ये ऐसे आप बोल सकते थे कि ये कहां से कहां लाई कर रही है, -l टू +l लाई करे, क्यों, क्योंकि अगर हमारा ये सेंटर है तो इधर प्लस का है, इधर माइनस का हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये -l टू +l जाती थी, तो b इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, n बाहर आ गया, नीचे आ गया 2r³, इंटीग्रेशन हुई किसकी, dx की। कैसे पता लगा ये, क्योंकि d किसके साथ है, x के साथ, तो उसी को करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट हुए बाहर ले आएंगे। तो देखिए b म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n, और यहाँ पे हो गया आपके पास x, और उसके ऊपर लिमिट हो गई -l टू +l, और ये हुआ 2r³। ओपन कर लेते हैं उसको, अपर लिमिट लिखेंगे एक बार, यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस किया तो 2l आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2l, 2l इस तरह से। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो b आपको मिलेगा क्या
म्यू नॉट 2n, ये हुआ आई, ये हुआ ए स्क्वायर, और पहले से आपके पास क्या पड़ा है, सॉरी पाई भी आना है बीच में, क्योंकि 2 पाई से कर रहे हैं तो पाई ए स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे 2n लेंथ है। नीचे बात करते हैं, नीचे क्या हुआ, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 पाई से, तो यहाँ हो गया 4 पाई आर क्यूब। अब हमें एक चीज पता है भी, m होता है क्या, आई ए मीन्स आई इंटू पाई ए स्क्वायर होगा, ऐसे ही होगा। बट अगर हम टर्न्स की बात कर रहे हैं, टर्न्स है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी आएंगे, और वो टर्न्स कैसे लिखेंगे, कैपिटल एन से। किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से हम लिखेंगे। वो कैपिटल एन कौन है यहाँ पे, कौन है भाई यहाँ पे, वो कैपिटल एन। कितनी लेंथ है इसकी, एल और एल, 2l लेंथ है, और साथ में एन है, तो n इंटू 2l, n इंटू 2l, तो ये सारे फैक्टर क्या हो गए हैं, कैपिटल M हो गए हैं। क्या हो गए हैं, कैपिटल M हो गए हैं। मतलब अब आपके पास b कितना आ गया, अगर हम इसमें से उड़ा दें किसको, n को, 2l को, पाई ए स्क्वायर को, i को उड़ा दें, तो आपके पास बचेगा इन सब की वैल्यू m, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कैपिटल M, और नीचे है कितना, 4 पाई r क्यूब। ठीक है, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a solenoid and also the formula of the magnetic field due to bar magnet on axial line। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया है कि भाई जो सोलेनोइड है एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। तो फॉर्मूला चेक कर लेते हैं एक बार, म्यू नॉट 2m 4 पाई r क्यूब है। हाँ जी, तो इस तरह से था। तो ये हो गया आपके पास सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट। अब चलते हैं डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चल करते हैं इसे, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चल नेक्स्ट करते हैं डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर टाइम पीरियड एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इस टॉपिक का नाम है डाइपोल in a uniform magnetic field। The dipole in a uniform magnetic field, uniform magnetic field। चलिए, तो यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी होगी। एक निकालना होगा टाइम पीरियड कि कितना टाइम ये चीज लेगी अलाइन होने में। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो टॉपिक करेंगे वो लगभग थोड़े से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होंगे। जैसे वहां पे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल रखा था, उसमें एनर्जी स्टोर निकाली थी, तो वो उसके अपोजिट घूम रहा था। इसमें भी ऐसा ही होगा, नीडल घूमेगी। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं एक बार। चलिए, तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ली, डॉटेड में जान के बना रहा हूँ क्योंकि हमारी नीडल आएगी तो वो अच्छे से आपको दिखेगी। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन रही है। अब सर आपने ये सारी डार्क क्यों बना दी, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा कर लेंगे, इनको भी डार्क ही बना देते हैं पहले। चलिए, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डॉटेड बनानी थी तो कोई बात नहीं, डॉटेड बना लेते हैं। चलिए, अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है भाई, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक नीडल रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, एक मैग्नेटिक नीडल रख रहे हैं। एक लाइन और बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अब ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक नीडल रख रहे हैं जिसका ये एक्सिस है इस तरह से, और हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं इस तरह से। तो जो पोर्शन डार्क होता है वो कौन सा होता है भाई, जो पोर्शन डार्क होता है वो कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन आपका नॉर्थ होगा। क्या होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, और ये आपका साउथ पोल होगा। क्या होगा, साउथ पोल होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये जा रहा है कौन, बी, ये जा रहा है कौन, बी, और यहाँ पे हम एक एंगल बना रहे हैं इन दोनों के बीच में। वो कितना लिख रहे हैं हम, थीटा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नीडल को रख रहे हो तो वो नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। वो नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। एक चीज याद रखना है, डिफ्लेक्ट इस साइड में होगी। किस साइड में होगी, इस साइड में होगी। ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए जब ये डिफ्लेक्ट होगी
तो इस पे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी। कौन सी टॉर्क लगेगी? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी तो रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगी, रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगी। ठीक है, ये इस तरह की चीज हम करके आए थे किसके अंदर? गैल्वेनोमीटर के अंदर। और देखिए भी मैं एक चीज चेक कर लूं। जो टॉर्क है नीडल के ऊपर जो लगती है वो कौन सी होती है? हमने पहले पढ़ा है इसको हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, एम बी साइन थीटा के नाम से थी। ठीक है, तो उसको भी बात करेंगे। पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मैं किससे लिख रहा हूं? आई अल्फा से लिख रहा हूं। ये आई अल्फा क्या है सर? ये आई अल्फा क्या है? ये आई अल्फा है कि जो आई है वो इनर्शिया है। आई जो है वो इनर्शिया है, इनर्शिया। एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे ये आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी इसके ऊपर। अब ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है डिफ्लेक्ट कर देगी इसको, तो रीस्टोरिंग टॉर्क इसको फिर से अलाइन होने की सोचेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो जो टॉर्क होती है वो होती है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा होती है। मैं यहाँ पे एक माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव लगा रहा हूँ। इस नेगेटिव का फंडा भी समझेंगे, थोड़ी देर में समझेंगे। देखिए, अगर आपका साइन थीटा जो बहुत स्मॉल है तो आपका जो साइन थीटा होगा वो थीटा हो जाएगा। मतलब आई एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, माइनस एम बी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अभी इस चीज को समझिए एक बार कि ये कैसे किया है। कोई भी नीडल है वो किस में रखी जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड में रखी जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करेगा, तो उस पर क्या लगेगी? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिस डायरेक्शन में लगेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुई आई अल्फा, आई इज द इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। और रीस्टोरिंग टॉर्क जो टॉर्क लगती है नीडल के ऊपर वो कितनी होती है? हमें पता है एम बी साइन थीटा होती है। तो उसको लिख दिया हमने एम बी साइन थीटा। और साइन थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो हमने लिख दिया यहाँ पे आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा, सॉरी थीटा। ये नेगेटिव क्या है इसको एक बार नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे, जल्दी से नोट करिए, करिए एक बार। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज इन अपोजिट टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये चीज याद रखना कि जो माइनस हमने लिखा है, देखिए नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज इन ऑपोजिशन टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब कि जो आपके पास यहाँ पे ये टॉर्क लगेगी डिफ्लेक्टिंग, उसके बिल्कुल अपोजिट में कौन सी होगी? वो रीस्टोरिंग होगी। ठीक है, यहां से आप अल्फा निकालिए, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, कितना आएगा? माइनस एम बी थीटा बाय आई आ जाएगा। कितना आएगा? माइनस एम बी थीटा बाय आई आ जाएगा। एक बार नोट कर लो भाई इसे, फटाफट जल्दी से नोट कर लो इसे। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, जो ये मोशन हो रहा है, मतलब ये जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी? वो एसएचएम में होगी, द मोशन ऑफ कंपास नीडल। देखिए, जो मोशन है कंपास नीडल का, जो नीडल है यहाँ पे उसी को बोलते हैं हम कंपास नीडल। मोशन ऑफ नीडल इज इन एसएचएम। किसमें है ये? एसएचएम में है। तो टाइम पीरियड आप लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट थीटा बाय अल्फा। मैं एक बार चेक कर लूं इसे, 2 पाई थीटा बाय अल्फा। जी हाँ, अब यहां पे हम क्या करें? इस चीज की वैल्यू रख देते हैं अल्फा की। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इस साइड उस साइड के ऊपर वाला रब करने वाला हूं। जी देखिए, चलिए अब यहां पे देखिए, t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा बाय अल्फा का। अल्फा की वैल्यू क्या थी? माइनस को बाद में देखेंगे, इन मैग्नीट्यूड तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस एम बी थीटा, और यहाँ पे था आई, यही था एम बी थीटा बाय। हाँ ठीक है, तो थीटा से थीटा कैंसिल, आपके पास बचा t इज इक्वल टू 2 पाई आई बाय एम। आप इसको अगर स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास टी स्केयर आएगा कितना? 2 का बन जाएगा 4, पाई का बन जाएगा स्केयर, यहाँ पे जाएगा आई बाय एम। तो दैट इज द टाइम पीरियड।
या यहाँ से आप टाइम पीरियड लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक नीडल टू शिफ्ट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है भैया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है मैग्नेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको यहां से निकालनी हो, यहां से आप फर्दर निकाल सकते हो किसका भाई, रुकिए यहाँ पे क्या चीज गलती हो गई है, बी भी आएगा भाई यहाँ पे, एम बी। ठीक है, आई बाय एम बी, आई बाय एम बी। ठीक है, हाँ चलिए बिल्कुल सही है। अब यहां से देखिए भाई, आप फर्दर क्या निकाल सकते हो, बी निकाल सकते हो। तो बी कैसे निकालोगे आप, बी यहां से बी ऊपर चला गया, यहां पे आपके पास आया 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम, और साथ में यहाँ कौन आ गया, टी स्क्वायर। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड नीडल का, जब वो खुद ही किस में रखी हो, मैग्नेटिक नीडल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो। अब यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फटाफट जल्दी लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट जी। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी तो जैसे कि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले भी किया हुआ है, वो इलेक्ट्रिक के केस में किया हुआ है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने पहले किया था। इसको शो करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को शो करते थे ई से और यू से, इसको शो करेंगे यू एम से। तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या था भाई, एम बी साइन थीटा, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2। तो u इज इक्वल टू एम बी, इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा की, तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 होगा। तो यू एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, ये उसी की तरह है जैसे वहां पे हमारे पास आ रहा था। ठीक है, वहां पे पी ई साइन थीटा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और साथ में बी है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए, अगर एनर्जी की बात करें, हमें एनर्जी तभी पता लगेगी उसकी पूरी जब स्टार्टिंग में कुछ भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर नहीं है। तो स्टार्टिंग में एनर्जी कब जीरो हो सकती है, जब थीटा 1 आपका कितना हो, 90 डिग्री हो। मतलब हमेशा थीटा 1 आप 90 डिग्री लीजिए, क्योंकि इनिशियली कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं होनी चाहिए उस टाइम। तो थीटा 2 कुछ भी, थीटा हमने अज्यूम कर लिया, तो यू एम कितना आ गया अभी आपके पास, माइनस एम बी और कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी। तो ये होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसकी, मैग्नेटिक नीडल की, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है भैया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, कब स्टेबल होती है कब अनस्टेबल होती है। देखिए, 3 केस करेंगे। थीटा अगर हमारे पास है 0, थीटा अगर हमारे पास है 90 और थीटा अगर हमारे पास है 180। जब थीटा 0 है तो यूएम कितना है भाई, माइनस एम बी है, माइनस एम बी। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री है तो यूएम 0 है, जब थीटा 180 है तो यूएम आपके पास प्लस एम बी है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये है मैक्सिमम या फिर मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन आप बोल सकते हो, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पे स्टोर्ड होगी, मतलब सबसे ज्यादा वर्डन आपको इसी कंडीशन में आपको करना पड़ेगा, मोस्ट अनस्टेबल। और यहाँ पे 0 और इसमें से कौन सा स्टेबल है भाई, मोस्ट स्टेबल ये है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है। ठीक है, उसे करते हैं, फिर हमारे पास लगभग हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो कि हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म होगा। तो फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ के बाद भी हमारे पास आएगा अर्थ मैग्नेटिज्म, जो कि आप बोल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से काफी क्वेश्चन जो है पहले भी आए हुए हैं और आएंगे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी है, छोटा सा टॉपिक है ये, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देखिए, ये क्या कहता है,
अकॉर्डिंग टू गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, the total magnetic flux through a closed surface is always zero, मतलब क्लोज है तो इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज, गोज लो ई डॉट डी एस होता था, बट यहाँ पे मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म की, तो बी डॉट डी एस होगा, डेल एस आप बोल सकते हो, इज इक्वल टू होगा किसका, जीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा भाई, जीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, जीरो के। क्यों होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए एक सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसको ऐसे करिए, इनको थोड़ा आगे लेके आइए, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखने की है, यहाँ पे एक चीज देखने की है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस सरफेस में से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर कर लूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये बी जा रहा है, ये तो बी जा ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूँ जिसका जो एरिया वेक्टर वो इस तरह से, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक एंगल बन गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। उसको भूल जाओ, एक अलग चीज है वो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, किसी अगर पूरे सरफेस को अगर हम काउंट कर लें, पूरे कोई एक सिंगल को काउंट कर लें, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग। मतलब सेम नंबर ऑफ लाइन, जितने नंबर ऑफ लाइंस एंटर कर रही होंगी उतने नंबर ऑफ लाइंस जो हैं आउट हो रही होंगी, लीव कर रही होंगी, तो इसलिए जो यहाँ पे फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। तो बी डॉट डी एस हो गया कितना, जीरो। बी डॉट डी एस कितना हो गया, जीरो हो गया। इसको हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस में क्या होता था, ई डॉट डी एस में क्या होता था, यहाँ पे क्यू होता था और वो क्यू एनक्लोज्ड होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस एंटर कर रही थी उतनी लीव हो गई हैं, तो कोई एनक्लोज नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। तो ये होता है गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक आप बोल सकते हो। और मतलब ये लगा लो, इसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म इस वीडियो से समझने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी अर्थ मैग्नेटिज्म में। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म ही है, हाँ। चलिए अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो अर्थ है बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट। क्यों करता है ऐसा, अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, या फिर कि जो कंडीशन है हमारी कि जब भी किसी बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका बार मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ में रुकता है और बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ में रुकता है, ठीक है। तो उसको समझते हैं हम ढंग से, मैग्नेटिज्म, द अर्थ मैग्नेटिज्म, मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल टॉपिक आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम अर्थ का थोड़ा सा डिजाइन यहाँ पे बना लेते हैं और उसी के थ्रू हम सारी चीजों को कवर कर लेंगे। कोई डेफिनेशन में आपको लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ इस डायग्राम से सब कुछ आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये जैसा कैसा बना भाई, ठीक है। इतनी अच्छी ड्राइंग तो चलो नहीं आती है। चलिए तो ये आपके पास हो गया अभी अर्थ टाइप, हमने इसको बना लिया। वैसे थोड़ा सा यहाँ से लग रहा है मुझे, चलिए फिर भी कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए जो ये अर्थ हमने डिजाइन कर लिया है, इसके यहाँ से मैं एक लाइन निकालता हूँ, इस तरह से लाइन निकाल दी, ठीक है। ये जो है हमारा
एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है, एक मिनट में लाइन देख लो सीधी है या नहीं है भैया। थोड़ा सा यहाँ से डाउट है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं एक पॉइंट बना रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट बना रहा हूं। इस जो लाइन गई है इसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, ग्राफिकल एक्सिस बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। अब अर्थ का जो एक्चुअल नॉर्थ है उसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है एनजी से, और यहां पे लिखा हुआ है एसजी से, ठीक है। अर्थ का ये क्या है, एनजी मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये ग्राफिकल नॉर्थ। और एनएस जो सॉरी एसजी है, जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है, इस तरह से। अब हमने एक चीज पढ़ी कि जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ नॉर्थ में टिकता है जाके अर्थ के, और साउथ साउथ में टिकता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट पड़ा हुआ है, जिसका अंदर अर्थ के नॉर्थ में साउथ पड़ा है और अर्थ के साउथ में नॉर्थ पड़ा है। तभी तो बाहर से हमें ऐसा लगता है कि अर्थ के नॉर्थ में नॉर्थ रुका है, बट एक्चुअल में वो क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू इंटरनल मैग्नेट जो बाहर साउथ रुका है वो नॉर्थ में रुका है। ऐसे ही हो रहा है ना, समझिए। देखिए यहां से कि यहां पे हमने एक चीज और गुजारा है, यहां से ऐसे, यहां से एक एक्सिस गया है, इस एक्सिस को बोलते हैं हम मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोल दिया, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा मैग्नेट पड़ा है, यहां पे एक बहुत बड़ा मैग्नेट पड़ा है इस तरह से, इसको थोड़ी सी शेप देते हैं, इस तरह से। जो यहां पे साउथ है, जो यहां पे क्या है, साउथ है, और यहां पे है नॉर्थ, यहां पे क्या है, नॉर्थ भैया, ठीक है। समझिए इस चीज को कि अंदर एक मैग्नेट पड़ा है बहुत बड़ा, उसका यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। तभी तो आप जब अर्थ के ऊपर खड़े हो तो बाहर मैग्नेट का नॉर्थ यहीं पे क्यों रुकता है, अर्थ के नॉर्थ में, क्यों, क्योंकि अंदर से ये अट्रैक्ट कर रहा है उसको, ये वाला पोल अट्रैक्ट कर रहा है। सेम दूसरी कंडीशन कि ये वाला पोल अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा और यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं क्या, ये तो नॉर्थ ही है, तो ये नॉर्थ एम लिखा मैंने। ये क्या है, साउथ, साउथ अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, ये साउथ है एम। अर्थ के सरफेस पे ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, अर्थ के सरफेस पे ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। बट इन एक्चुअल मैग्नेटिक साउथ एंड नॉर्थ डिफरेंट है। कैसे कि अगर आप अंदर देखें तो ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहां पे लिखेंगे हम एस एम, मैग्नेटिक साउथ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है भैया, सही है। चलिए तो अब यहाँ पे एक चीज देखें, अभी हमने क्या किया, इसको बोल दिया क्या, मैग्नेटिक एक्सिस, इसको बोल दिया क्या, जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, एक प्लेन, वर्टिकल प्लेन मैंने लिया और इसको इसमें से पास कर दिया जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में। तो जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में मैंने एक प्लेन पास कर दिया, वर्टिकल प्लेन, जो ये ऐसे है, ठीक है। क्या है ये, ऐसे। जो ये प्लेन पास किया मैंने इसके बीच में से, इस साउथ मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में से, उसको लिखा ये, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। सेम मैंने एक और वर्टिकल प्लेन लिया और उसको किस में से पास कर दिया, पास कर दिया जियोग्राफिक एक्सिस में से, ठीक है। किस में से पास कर दिया, जियोग्राफिक एक्सिस में से पास कर दिया, तो ये हमारे पास ऐसे मिला, ठीक है। मतलब ये हमारा कौन सा है, ये हमारे पास है जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, सॉरी जियोग्राफिक मेरिडियन। ध्यान दें
जो लाइन अर्थ के नॉर्थ साउथ में से क्रॉस हो रही है वो जियोग्राफिक एक्सिस है, क्योंकि हम भूगोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जब अंदर से पास करा रहे हैं तो वो जो मैग्नेट से पास हो रहा है वो मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस में से जो प्लेन पास हो रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। और जियोग्राफिक एक्सिस में से जो पास हो रहे हैं उसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। तो आपने एक चीज देखी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक एंगल मिल गया और वो एंगल हमने नाम दिया थीटा। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है इन एक्चुअल कि साउथ से फील्ड लाइंस निकलती हैं। साउथ से फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, बाहर निकलती हैं। और सॉरी, साउथ से नहीं निकलती, ये इतनी देर पढ़ाते हुए हो गया तो थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो ये साउथ में एंटर करती हैं, इसी तरह से यहाँ पे क्या होंगी, ये बाहर निकल रही होंगी। यहाँ पे क्या होंगी, ये बाहर निकल रही होंगी, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं इस अर्थ को बीचों बीच कट कर देता हूं, इस अर्थ को बीचों बीच कट कर देता हूं। तो इससे बोला जाता है इक्वेटर। क्या बोला जाता है, इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर भी आप बोल सकते हो। ऐसे थोड़ी शेप अच्छी लगेगी, ऐसे बना लो, ठीक है। अब मैं इस एक्सिस के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं तो मुझे ये ऐसे मिलेगी, ऐसे। तो ये जो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मैंने इसको हाफ में कट किया है, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर। कौन सा होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर। आई थिंक सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। तो ये था अभी तक हमारा डायग्राम जो हमने चर्चा की है इस बारे में। अब इसकी बात करते हैं। एक ये सामने वाला जो फेस है कौन है, मैग्नेटिक मेरिडियन का। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट मतलब आप निडल भी रख सकते हो, ठीक है। और इसमें से हमने एक प्लेन गुजार दिया। क्या कर दिया, प्लेन गुजार दिया। तो उसको मैं निडल को बना देता हूं। देखिए, तो ये रहा हमारे पास क्या, नॉर्थ, और ये रहा हमारे पास क्या, साउथ, ठीक है। अब एक पोर्शन है हमारे पास, उसमें आपको एक निडल दिख रही है, एक मैग्नेट दिख रहा है, तो उसकी वजह से फील्ड होगा। और वो फील्ड दो तरह से होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और एक होगा वर्टिकल एक्सिस पर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने नाम दिया BH और वर्टिकल को नाम दे दिया BV, ठीक है। इतनी चीज का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। चलिए, अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं वो आप कर लेंगे। तो सॉरी, अभी करवा देता हूं मैं, सॉरी। ये डायग्राम रब कर दूं भाई, जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। जिसने नहीं लिया जल्दी से लीजिए इसका, क्योंकि अब हमारा सिर्फ इसका काम रह गया। चलिए, देखिए भैया, अब क्या करना है आपको, हमने यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लिखना है। क्या लिखना है, अब कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे कि पहली टर्म है हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, वो हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। मैं समझाऊंगा बट आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, मैं इसको लिख रहा हूं किससे, थीटा से। तो समझ गए आप क्या है भाई, स्मॉलर एंगल सबटेंडेड बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये क्या है, स्मॉलर एंगल है भाई, स्मॉलर एंगल सबटेंडेड बिटवीन किस किस के बीच में, ये एंगल थीटा, ये थीटा किस किस के बीच में है, ये जियोग्राफिक मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में, बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन है, जियोग्राफिक मेरिडियन है। इस चैप्टर को मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूं, प्योरली ऐसे बिल्कुल लाइन टू लाइन क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इस चैप्टर में ना तो इतने मार्क्स का आना है और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल अच्छे से आप लिखिए, क्योंकि पॉइंट्स आपको छाटना, वो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। और नोट करने के लिए आपके पास कलर हैंडेड नोट्स जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, जिसको हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, आई थिंक, हाँ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक
इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं भाई, इसको मैं शो करता हूं किससे, डेल से। किससे शो करता हूं, डेल से शो करता हूं। और डेल देखो मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं, देखिए ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट इधर, ये आपका सॉरी ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये आएगा इसका रिजल्टेंट इधर, ये है, इसको हम बी से बोल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इसको बी को यहां पे लिख दो चलो, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है डेल। तो समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या है समझ में आ गया होगा। कैसे, स्मॉलर एंगल सबटेंडेड बिटवीन किस किस के बीच में है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर कंपोनेंट आप बोल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ अर्थ, कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बीच में जो एंगल बन रहा है, छोटा एंगल, उसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सॉरी इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप बोला जाता है, डिनोटेड बाय डेल। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। अब करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैसे करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट इसको कैसे करेंगे, देखिए भैया कैसे निकालेंगे। देखिए ये है अब आपके पास एंगल, तो एंगल जिसके साथ बन रहा है, तो मतलब आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो साफ दिख रहा है कि क्या आ जाएगा, cos डेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos डेल आ जाएगा, क्योंकि ये है b, ये है bh, तो आप इजीली निकाल सकते हो cos से, तो आपके पास आ गया क्या, bh इज इक्वल टू b cos डेल। ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जहां पे मैं h लिख रहा हूं। वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो b वर्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, b साइन डेल होगा। क्या होगा, साइन डेल होगा। ठीक है, बी एच कितना हुआ, बी कॉस डेल, एंड बी भी कितना हुआ, बी साइन डेल। तो ये हुआ हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट में क्या करना होगा, हमें बी एच का स्क्वायर करना होगा प्लस बी वी का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम इसको और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी एच अपॉन बी वी इज इक्वल टू बी कॉस डेल अपॉन बी साइन डेल। तो बी से बी कैंसल, ये हो गया कितना, ये तो हो गया कितना भाई, इसको रिवर्स करके लिख दो। आप लिख सकते हो कैसे, साइन डेल कॉस डेल इज इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। तो मतलब टेन डेल इज इक्वल टू आ गया बी वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास वही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का तरीका। ठीक है, ये हमने कर लिया है। और इसके साथ कुछ बात है कि जैसे जो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है उस पर जो डेल होता है वो हमेशा जीरो होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो डेल होता है वो हमेशा जीरो होता है भाई। और साथ में लिख लीजिए मैग्नेटिक पोल पर जो आपका डेल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये चीज याद कर लेना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, जो कि है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसे करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी लीजिए भाई। चलिए, तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो अभी वो है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसके अंदर हम कुछ टर्म पढ़ेंगे जो कि आप एक तरह से कह सकते हो आपको क्रैम करनी होती है, बट थोड़ा हम समझेंगे भी और रिलेशन करेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी का एंड ससेप्टेबिलिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन से। ठीक है, देखिए मैग्नेटाइजेशन क्या है, कोई सैंपल है उसके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन क्या है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। इसको जो शो करते हैं वो कैपिटल एम से शो करते हैं। किससे शो करते हैं,
कैपिटल एम से शो करते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया क्या, मैग्नेटाइजेशन। वेट करिए, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। किसकी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को शो करने का तरीका एच से होगा। हालांकि नाम है इंटेंसिटी, बट इसको लिखते हैं किससे, एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एच से। तो ये क्या होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, क्योंकि ये नॉट वैक्यूम के लिए शो होता है। तो ये तो एक रेशियो वाली बात हुई, मैथमेटिकल फॉर्म हुई। लेकिन एक्चुअल में एक है क्या चीज, देखिए, द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सैंपल। डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सैंपल। एक सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड कितना डिग्री तक मैग्नेटाइज कर सकता है, उसे बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वैसे भी क्या होता है, नंबर्स, कि कितना नंबर उसको मिल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के। ठीक है, चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, जिसको शो करते हैं जाइएम से। किससे शो करते हैं, जाइएम बोलते हैं, बस साइएम भी मिलेगा आपको, साइएम इस तरह से। ठीक है, तो आपकी मर्जी है जिस हिसाब से बोलना चाहे। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाइएम होता क्या है, आई बाय एच। आई बाय एच, ये आई क्या है, ये वही है भाई, इस मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल आई से भी शो करते हैं। तो आई बाय एच, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, और नीचे क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कैसे याद करना है इसको, ऊपर क्या है आई, नीचे क्या है एच, तो नीचे आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का ऊपर नाम पहले यहां पे आएगा, सॉरी, यह आएगा मैग्नेटाइजेशन। क्या आएगा, मैग्नेटाइजेशन, इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, ऊपर आएगा मैग्नेटाइजेशन। चलिए, अब बात हो गई जाई की। तो यह होता है क्या, आई बाय एच। एक्चुअल देखा जाए तो यह है क्या, हाउ इजिली ए स्पेसिमन कैन बी मैग्नेटाइज। हाउ इजिली ए स्पेसिमन कैन बी मैग्नेटाइज, कि कितनी जल्दी या कितने आसान तरीके से किसी सैंपल को आप मैग्नेटाइज कर सकते हो, वो होता है आपका क्या, ससेप्टिबिलिटी। अब कई चीज क्या होंगी, हार्ड होंगी, लिक्विड फॉर्म में होंगी, इस तरह से। ठीक है, तो कोई चीज हार्ड होगी तो उसको टाइम लगेगा मैग्नेटाइज करने में, तो वो चीज है ये, कौन है, ससेप्टिबिलिटी। हाउ इजिली स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज। बात करें मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, जिस तरह से हमारे पास था वहां पे एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते थे क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो कि मटेरियल डिफाइन करता था सराउंडिंग का। इसमें भी ऐसा होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील कर रही है, और इसमें मैग्नेट फील्ड में जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जिन चीजों को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, उनका जो मटेरियल है वो कैसा, लिक्विड फॉर्म में है, या वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो फेविकोल टाइप होता है, तो उस फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से परमिट करना, वो होता है कौन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो, परमिट एबिलिटी, अपने में से परमिट करने की एबिलिटी। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड जाइएम। सबसे पहले हमने इसको किससे शो करना भाई, सोलेनोइड लिया, जो कि करंट कैरिंग है। सोलेनोइड के लिए जो करंट कैरिंग होता है, उसके लिए जो फील्ड होता है, उसका फॉर्मूला होता है बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। नॉट जो शो कर रहा है वो सिर्फ वैक्यूम शो कर रहा है। जब हम इसमें कोई कोर लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई इज इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हो, हाँ, आई जो है मैग्नेटाइजेशन है। तो बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल होगा, टोटल अब किसकी वजह से, मटेरियल की वजह से भी है, वैक्यूम की वजह से है, तो टोटल लिखेंगे बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। तो बी नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एच प्लस बी एम की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई, लिख सकते हैं हम म्यू नॉट आई। सर ऐसा क्यों कर रहे हो कि आपने म्यू नॉट आई यहाँ लिखा, यहाँ एच लिख रहे हो, ऐसा क्यों, यहाँ देखिए म्यू नॉट एन आई लिखा है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें जो कोर हमने इंसर्ट किया है उस कोर पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है ना, उस कोर पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, तो म्यू नॉट आई लिखा है इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम हो गया, वहां पे सारी वैल्यू पुट करिए, ये आएगा आपके पास, म्यू नॉट कॉमन आ गया, एच प्लस आई हुआ, आई कितना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जाइएम एच मिल जाएगा, जाइएम एच रखेंगे तो एच बाहर आ जाएगा। ये देखिए म्यू नॉट एच, ये क्या है, बी नॉट है,
इसी तरह से हमारा बी एम हो सकता है, मतलब किसी मटेरियल के लिए भी हो सकता है, जो कि हमारा बी लिख सकते हैं हम। बी को कैसे लिख सकते हैं, म्यू एच से, तो म्यू नॉट एच यहाँ पे म्यू एच 1 प्लस आई एम, एच से एच कैंसल, तो बचा आपके पास क्या, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई एम, और म्यू नॉट उसके नीचे आ गया, तो म्यू बाई म्यू नॉट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई एम, दैट इज द रिलेशन। सर आपने इसको लिख के क्यों समझा दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रिलेशन याद कर लेना, आप ये इनके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा वन शॉट ऑफ चैप्टर नंबर 5 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं 101% कहता हूँ भी कि अगर आप इसको स्टार्टिंग से और एंड तक देखोगे ना, कंसल्टेट होगे, तो बहुत बढ़िया जो है आपका चैप्टर ये प्रिपेयर हो जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, चाहे आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, एग्जाम्पल से, सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नए वन शॉट के साथ। बट एक रिक्वेस्ट जो हर बार मैं करता हूँ कि चैनल को जो है भी मैक्सिमम सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। तो वो सपोर्ट आप करोगे, वो कैसे कर सकते हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना और आगे भेज देना, आगे समझ लो ना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए वन शॉट के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।